Hello students, welcome to your own English learning platform Ingbi. This is Manish and first of all I want to wish you all students a very happy Teachers Day. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल टीचर्स डे था, तो उस दिन कल तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, तो आज मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी जीवन में खूब सफल हों और बहुत तरक्की करें। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन का नेक्स्ट पार्ट, जो कि सेकेंड पार्ट है। इसके पहले मैंने फर्स्ट पार्ट कॉन्सेप्ट जो था, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसे उसको यूज़ करते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है और कहाँ यूज़ करना होता है, ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझेंगे, और जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उसको मैं एक एक करके इंडिविजुअल वीडियो में उसको अपलोड करूँगा, क्योंकि वो एक ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में बहुत कुछ कवर किया जा सकता है। आपका इंग्लिश ग्रामर का, कॉम्प्रिहेंशन का, पैसेज का, पैराजम्बल का, या फिर जितने भी चीज़ें होती हैं इस एरर डिटेक्शन के लिए, सभी चीज़ों को इसके थ्रू कवर किया जा सकता है। मतलब इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स आते हैं, इन सभी चीज़ों में जो मैंने अभी कहा, वो सभी इसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं, और इससे रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं मैं उन सबको कवर करूँगा। तो इस आज का क्लास हम शुरू करते हैं। लेकिन आप सभी को पता होगा कि मैं निरंतर इसी तरह का वीडियो अपलोड करता रहता हूं, और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने इसके पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और प्रोनाउन के टाइप्स, नाउन के जितने भी टाइप्स होते हैं, सिर्फ समझाया नहीं है बल्कि काफ़ी डिटेल में उसको बताया है, विथ एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन भी किया है। तो आपको उसमें कुछ अनोखा चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपको नाउन्स को डिटेल में समझना है, उसके टाइप्स को डिटेल में समझना है, या फिर प्रोनाउंस को रेस्ट पर जो पार्ट जो मैंने सिखा दिए हैं वो सभी चीज़ों को आपको डिटेल में समझना है, सीखना है, तो आप कृपया मेरे प्लेलिस्ट को, इंग्बी के प्लेलिस्ट को आप विज़िट करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सभी वीडियो का इंडिविजुअल लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन का सेकंड पार्ट है। इसमें हम सीखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको हम सेंटेंस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, और ये भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से ही जुड़ा हुआ ये क्लास रहेगा। और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास से जब हम ये करेंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो टॉपिक्स होते हैं, जो ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, उन सभी को हम लोग इंडिविजुअली काफ़ी डिटेल में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं किसी भी चीज़ को डिटेल में इसलिए समझाता हूँ क्योंकि मुझे इस बात का भरोसा होता है कि अगर एग्ज़ाम में आपको उससे रिलेटेड कुछ भी अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, वहाँ पर उस चीज़ को कर पाएँ, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ। और सबसे ज़रूरी बात कि आप एक चीज़ को एक ही बार सीखना पसंद करेंगे, उसको काफ़ी डिटेल में ही समझ लें एक बार अच्छी तरह से, उसके बाद लाइफ टाइम तक आपको याद रहे, आपको पता रहे। इसलिए मैं अपने वीडियो में ये भी कहता हूँ कि जो बच्चे वीडियो को सिर्फ देखते हैं, सुनते हैं और सुनकर समझने की कोशिश करते हैं फिर देखकर, तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप साथ ही साथ उसको नोट डाउन करते हुए चलें। उसका एक इंग्लिश ग्रामर के लिए, फिर इंग्लिश के लिए एक अलग से नोटबुक बनाएं जिसमें इस चीज़ों को आप नोट करें। इससे आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ सही लग रहा होगा। तो आज का क्लास चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है जनरली ये 5 वर्ड्स ही इसके अंतर्गत आते हैं, हु, हुम, हुज, व्हिच और दैट। ठीक है, तो ये सभी जो वर्ड हैं ये रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। ये सभी वर्ड्स का मैंने नीचे, सभी वर्ड को नीचे मैंने लिख दिया है कि कौन किससे रिलेट करता है और किस वक्त यूज़ किया जा सकता है। हु जो है पीपल, एनिमल के लिए इन सब्जेक्ट केस में यूज़ होता है, मतलब सब्जेक्ट के प्लेस पर इसका यूज़ किया जा सकता है। हु जो है इसको हम पीपल या एनिमल के लिए भी कभी कभार यूज़ करते हैं। पीपल के लिए आप लोगों ने बहुत बार देखा भी होगा, एनिमल के लिए मैं एग्जांपल दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, और सब्जेक्टिव केस में इसका यूज़ करते हैं। और डी और एन डी मतलब क्या है, डी और एन डी, डी मतलब होता है डिफाइनिंग, मतलब इसको हम डिफाइनिंग क्लॉज के अंतर्गत भी यूज़ कर सकते हैं, और एन डी मतलब नॉन डिफाइनिंग
नॉन डिफाइनिंग के अंतर्गत भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर डिफाइनिंग क्लॉज नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है अगर आप लोगों को जानना है तो आप मेरे पहले के वीडियो को देखें, इसके पहले वाला पार्ट 1 को, उसमें मैंने डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है जो कि रिलेटिव क्लॉज से ही संबंधित है और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होता है उसको मैंने डिटेल में समझाया है विथ एग्जाम्पल, तो आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग के अंतर्गत ये हु को रखा जा सकता है। हुम जो होता है ये पीपल के लिए यूज़ होता है और ये ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज़ किया जाता है, आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इसका यूज़ किया जाता है। और ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों तरह के सेंटेंसेस में आपको देखने को मिलेंगे, आप दोनों सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर हुज। हुज जो होता है ये पॉजिटिवनेस को दर्शाता है। हुज मतलब किसका, तो हुज पॉजिटिवनेस को दर्शाता है, अधिकार को दर्शाता है, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिखा हूँ। और फॉर पीपल और एनिमल, एनिमल के लिए भी, पीपल के लिए भी या कभी कभी वस्तु के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो पीपल और एनिमल्स के लिए ही मेनली इसका यूज़ होता है, तो इस चीज़ को हम लोग समझ के रखेंगे। और इसका यूज़ भी हम डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों तरह का सेंटेंसेस में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच जो है इसका यूज़ हम एनिमल और थिंग्स दोनों के लिए करते हैं और डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों तरह के वाक्यों में कर सकते हैं विच का यूज़। ठीक है, और दैट जो होता है, दैट का यूज़ जो है हम पीपल, एनिमल, थिंग्स तीनों के लिए कर सकते हैं। दैट का यूज़ पीपल, एनिमल, थिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन जनरली लोग पीपल के लिए नहीं करना पसंद करते हैं। अमेरिका में जब हम चूँकि ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, इंडियन जो हैं, लेकिन अमेरिका में या फिर दूसरे कंट्री में जो है आप दैट का भी यूज़ करता हुआ पा जाइएगा, पीपल के लिए आपको मिल जाएगा। लेकिन हम मतलब मैं कहना चाहूँगा पर्सनली कि आपको दैट पीपल के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता है इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि पीपल के लिए भी आप दैट यूज़ कर सकते हैं। हालांकि आप एनिमल और थिंग के लिए ही करें तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन बोलचाल में बोलते नहीं है, कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ जो है सिर्फ डिफाइनिंग क्लॉज में ही हम कर सकते हैं, डिफाइनिंग क्लॉज में ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये जितने भी चीज़ें हैं इसमें से जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रहा होगा डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, आप पहले वाले वीडियो में जाकर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो व्हेन, वेयर, व्हाई कैन बी यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। ये जो है कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो हम लोग देख रहे हैं व्हेन, वेयर और व्हाई, ये रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन इसका यूज़ भी हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कभी कर सकते हैं। कभी कभार इसका यूज़ होता है, तो हम लोग इसका यूज़ भी रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मैंने फिलहाल इसको मैं अब जस्ट कॉन्सेप्ट अभी बता रहा हूँ कि ये किस तरह से यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इन तीनों का भी हम यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, दे रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, चाहे सीजीएल का हो, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये सभी चीज़ें जो हैं आपको रिटन में नहीं लिखना है, रिटन में आपको यूज़ नहीं करना है। हालांकि किया जा सकता है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई डाउट रहे ऐसा सेंटेंस नहीं दिया जाता है। पूरा तरह से क्लियर रहना चाहिए या फिर ट्रांसपेरेंट रहता है कि हाँ ये कंफर्म है कि इसके साथ ही यूज़ होगा। तो उस केसेस में ये 5 जो प्रोनाउन है, यही प्रोनाउन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मैं इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करूँगा, लेकिन मैंने इस चीज़ को बताया कि इसका यूज़ भी हम रिलेटिव प्रोनाउन में करते हैं, क्योंकि इसलिए मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको दूंगा। ठीक है, बट दे आर रिलेटिव एडवर्ब्स मेनली, लेकिन ये जो तीनों है मैंने बोल ही दिया कि रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं मेनली, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस ही हैं, लेकिन ये कंपाउंड इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जब इंडेफिनाइट सेंस आता है, ये कैसे यूज़ होता है वो मैं सेंटेंस के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको बताऊँ कंपाउंड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग वर्ड्स जैसे हु और एवर से मिलकर हु एवर बना, उसी तरह से विच एवर, होम एवर, ये सभी जो हैं कंपाउंड से रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। और ये जो हैं कब यूज़ किए जाते हैं वो हम सेंटेंस के थ्रू समझ लेंगे। ठीक है, अभी मैंने नीचे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखा है, इस सेंटेंस को देख लेते हैं। मैं इससे रिलेटेड टॉपिक जो है अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे उसको। फिलहाल यहाँ पर मैंने इस चीज़ को लिख दिया है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। दैट्स इसको बोलेंगे, ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसका, दैट इज़ का।
ठीक है, दैट इज इसका मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ, तो दैट इज या फिर दैट्स द डॉग हु डज नॉट लाइक मी। मैंने आपको कहा था कि हु जो है जनरली हम पीपल के लिए यूज करते हैं, लेकिन हम एनिमल के लिए भी समटाइम्स कर सकते हैं, किया जाता है। दैट्स द डॉग, दैट इज द डॉग हु डज नॉट लाइक मी, ये वही कुत्ता है जो मुझे पसंद नहीं करता है, मतलब मुझे देखते ही भौंकने लगता है। तो ये जो है दैट इज द डॉग, यहाँ पर देखें ये डॉग जो है ये एक डॉग एनिमल है, और इसके लिए हम लोगों ने हु जो है इसको यूज़ किया है। तो ये जो है इसके लिए आया है, एनिमल के लिए आया है। पर्सन के लिए हम जनरली जानते ही हैं, तो उसको मैं नहीं दे रहा हूँ, मैंने अपने पहले वीडियो में भी उसका एग्जाम्पल दे दिया है पर्सन के लिए। तो दैट इज़ द डॉग हु डज नॉट लाइक मी, जो मुझे पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है हु का यूज़ मैंने सिर्फ इसीलिए यूज़ किया है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको दिखा सकूँ कि एनिमल के लिए भी ये यूज़ होता है। द डॉग यहाँ पर एनिमल है, और ये वही डॉग है जिस हु डज नॉट लाइक मी, जो मुझे पसंद नहीं करता है। आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये द जो है, ये द यूज़ क्यों किया गया है, दैट इज़ ए डॉग क्यों नहीं बोल सकते हैं, इसका कारण क्या है, इस बात को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, एरर में इसका यूज़ हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखें द इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि दैट इज़ बोल रहे हैं हम लोग, दैट इज़ मतलब ये वही डॉग है। मतलब हम किसी चीज़ को अगर पहली बार जान रहे हैं तो उसके लिए हम जनरली ए या फिर एन का यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली, जब जैसा रहे। अगर वॉवेल से ये होता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। आप ए एन तक यूज़ तो जानते ही होंगे। तो द ए एन जो है, जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को ये कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को जान रहे हैं तो उसके लिए हम ए और एन का यूज़ करते हैं। लेकिन हम उस चीज़ से अगर परिचित हैं अच्छी तरह से तो हम उसके लिए द यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दैट इज़ द डॉग, इसको दी डॉग नहीं पढ़ेंगे, द डॉग पढ़ेंगे, क्योंकि द को हम लोग द भी बोलते हैं कभी THE को, और कभी कभी दी भी बोलते हैं। इसका यूज़ कब करते हैं, इसको मैं आर्टिकल वाले क्लास में समझाऊंगा आपको। बहुत आसान है, बहुत नॉलेजेबल चीज़ भी है। तो दैट इज़ द डॉग हु डज नॉट लाइक मी, ये वही कुत्ता है। चूँकि इस कुत्ते को हम पहले भी मिल चुके हैं, और अक्सर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि पहले भी ये कुत्ता मुझे देखकर भौंकता था और अभी भी। तो इसका मतलब इस कुत्ते को हम ऑलरेडी जानते हैं, तो हम ऑलरेडी जानते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पर द यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो दैट इज़ द डॉग हु डज नॉट लाइक मी, जो मुझे पसंद नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी इज़ गोइंग आउट विथ अ मैन हु इज़ अ डॉक्टर। सी इज़ गोइंग आउट विथ अ मैन हु इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ पर देखिए हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और ये अपने पहले आने वाले ये जो है इसके लिए आया है। तो हु इसके लिए आया है, ये क्या है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट बोलेंगे। सी इज़ गोइंग आउट विथ अ मैन, यहाँ पर इसके नहीं, ये हु जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है हमारा, और इसके लिए ये हमें इस सब्जेक्ट को मतलब बता रहा है कि किसके साथ। तो सी इज़ द मैन, सी इज़ गोइंग आउट विथ अ मैन, वो उसके साथ जा रही है, एक व्यक्ति के साथ जा रही है बाहर, जो कि एक डॉक्टर हैं पेशे से। ठीक है, तो जो एक डॉक्टर हैं, तो हु यहाँ पर अ मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हु जो है यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज़ है उसके पहले, और ये जो है आपका सब्जेक्ट है हु, हुम नहीं है, हु है। हालांकि बोलचाल के भाषा में हु और हुम दोनों ही हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर करूं कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट ही है, हु है। हु इज़ अ डॉक्टर। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट लगे कि हाँ यहाँ पर हु होगा कि हुम होगा, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सब्जेक्ट वाला कोई प्रोनाउन यूज़ करना है, और एक बार ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन यूज़ करके देखना है। जैसे कि मैं अगर बोलूँ ही इज़ अ डॉक्टर, ही अगर हम लेट कर लेते हैं, हम लेट करते हैं ही इज़ अ डॉक्टर, तो ही इज़ अ डॉक्टर हम बोल सकते हैं, एकदम करेक्ट है सेंटेंस। ठीक है, लेकिन अगर हम बोलते हैं हिम इज़ अ डॉक्टर, तो ये हिम इज़ अ डॉक्टर जो है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग, गलत है। हिम इज़ अ डॉक्टर ऐसा नहीं बोला जाता है, ही इज़ अ डॉक्टर ऐसे बोला जाता है। इसका मतलब ही यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, और इसके वजह से अगर हम ही रखते हैं तो यहाँ पर सटीक ये सेंटेंस बन रहा है। इसका मतलब हु जो है यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये अपने पहले ये नाउन को हम ले रहे हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है कि सी इज़ गोइंग आउट विथ अ मैन, यहाँ पर अ मैन लिखना सही है कि द मैन लिखना सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एरर में बार बार पूछा जाता है।
तो सी इज गोइंग आउट विथ अ मैन होगा कि द मैन होगा। अगर वो आदमी पहली बार जानता है, मतलब जो बोल रही है वो अगर मान लीजिए उसकी कोई फ्रेंड बोला जा रहा है, के द्वारा बोला जा रहा है ये सेंटेंस, सी इज गोइंग आउट विथ अ मैन, तो वो किसी अपने एक दोस्त के साथ जा रही है, अपने एक व्यक्ति के साथ जा रही है जो कि एक डॉक्टर हैं। तो वो जो व्यक्ति है उसको अगर जाना जाता है, फिर वो परिचित है, तो उसके लिए तो यहाँ पर द लगाना होगा, लेकिन अनजान है तो यहाँ पर ए लगाना होगा। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप क्या ये एज्यूम करते हो कि क्या वहाँ पर दिया रहता है सेंटेंस में क्या दिया रहता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर द यूज़ कर सकते हैं या फिर ए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को भी क्लियर करूंगा आपको, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको देखेंगे समझेंगे। तो सी इज़ गोइंग आउट विद द मैन हु इज़ अ डॉक्टर। द मैन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं उस व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो उससे जानता हूँ कि वो एक डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर हैं तो मैं ऑलरेडी उनको जानता हूँ, इसका मतलब यहाँ पर द लिखना सही होगा। तो सी इज़ गोइंग आउट विद द मैन हु इज़ अ डॉक्टर। तो विद द मैन हु इज अ डॉक्टर अगर बोलते हैं तो इसका मतलब हम उनको नहीं जानते हैं, फर्स्ट टाइम किसी से मैंने सुना कि वो डॉक्टर है। ठीक है, तो ये जो है आपका सेंटेंस इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं यहाँ पर, द लेडी होम आई सॉ यस्टरडे इज रेणुका। वो लेडी जिनको मैं पिछले दिन देखा या पिछले दिन मिला, वो रेणुका है। द लेडी होम आई सॉ, जिनसे मैं पिछले दिन मिला। तो यहाँ पर देखें, होम जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। होम जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। आप याद रखें, अभी थोड़ा देर पहले ही मैंने कहा कि हम यहाँ पर हु और होम दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर होम ही यूज़ होगा। और होम जो है हमारा ऑब्जेक्ट होता है। होम क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ये अपने पहले ये जो है ये द लेडी, ये ऑब्जेक्ट इसी के लिए आया है, ठीक है, इसी के लिए होम यूज़ हुआ है। द लेडी होम आई सॉ। अब देखिए, ही आई सॉ हम अगर यहाँ पर पुट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पुट करके देखा था, उसी तरह से आप यहाँ पे पुट करें, आई सॉ अ लेडी यस्टरडे, तो वही लेडी तो रेणुका है। ये जो लेडी है यही लेडी तो रेणुका है, और यही लेडी तो होम भी है। तो हम इसको रेणुका को अगर फिलहाल हटा देते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, आई सॉ द लेडी, ठीक है, आई सॉ द लेडी, आई सॉ द लेडी। तो उस समय हम जब लेडी बोल रहे हैं तो लेडी को हम लास्ट में रख रहे हैं, आई सॉ अ लेडी, द लेडी। तो इसका मतलब यहाँ पर होम जो है इसी ऑब्जेक्ट के लिए आया है, और द लेडी जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो द लेडी होम आई सॉ यस्टरडे इज रेणुका। जिस औरत को हमने पिछले दिन देखा वो रेणुका है, मतलब रेणुका थी या फिर रेणुका है, ठीक है। तो रेणुका अभी भी है, इसलिए यहाँ पर इज लगाया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज मोहित। इट इज मोहित होम रीता गेव द कीज टू। इट वॉजंट मी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इट इज मोहित, ये मोहित है। होम रीता गेव द कीज टू, जिसको रीता ने कीज, चाबियां जो हैं, चाबियों का गुच्छा या फिर चाबियां जो है दी हैं, ये मोहित है जिसे रीता ने चाबियां दी हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को देखें कि आपको लास्ट में एक प्रीपोजिशन दिखने को मिलेगा, और ये सेंटेंस तो अलग है, एक्स्ट्रा पार्ट बोल सकते हैं, समझाने के लिए सिर्फ लिखा गया है, इट वॉजंट मी, मतलब मैं नहीं था, वो कोई और था, मतलब मोहित था, ये मोहित है। हाँ, इट वॉजंट मी, मैं नहीं था, ये तो मोहित है जिसे रीता ने चाबियां दी हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इट इज़ मोहित, यहाँ पर मोहित क्या है आप समझिए थोड़ा सा, मोहित यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे बोलेंगे अगर कि रीता गेव द कीज टू, ये मोहित को आप अगर लास्ट में रख दें तो क्या होगा, रीता गेव द कीज टू। टू के बाद हम लोग बोल रहे हैं, यानी कि ये टू प्रीपोजिशन है और इसके बाद मोहित आया। हम जनरली ये दिखने में लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये असल में कॉम्प्लीमेंट है हमारा। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट के लिए मतलब हम बोल सकते हैं कि होम जो है यहाँ पर इस कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज़ हुआ है। ये जो कॉम्प्लीमेंट है मोहित, उसके लिए होम यूज़ हुआ है। इट इज़ मोहित, ठीक है। ही इज़ रिच, ये तो ही इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट है। ही इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ एन इंजीनियर, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट है कि वो क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट तो वही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इट इज़ मोहित,
ये मोहित है, तो मोहित यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है और इसी के लिए यहाँ पर ये whom आया है। और ये जो टू है, ये टू जो है, ये टू इसको मतलब क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, इस कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर ये टू को हम लोग यूज़ किए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, इट इज़ मोहित whom रीता गेव द कीज टू, इट वॉजंट मी। ये खैर अलग बात है, इसको हम लोग ना भी बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो इट इज़ मोहित whom रीता गेव द कीज टू, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, टू को हम लोग पहले रखेंगे यहाँ पर। तो इट इज़ मोहित टू whom रीता गेव द कीज, ठीक है, जिसको रीता ने चाबियाँ दी हैं। हम जब प्रीपोजिशन यहाँ पर सामने रखते हैं तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है, और वो फॉर्मल जो सेंटेंस है अभी के समय में नहीं बोला जाता है। आप प्रीपोजिशन को जनरली लास्ट में रख सकते हैं, शुरुआत में भी लेकिन रखा जा सकता है, मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले भी आप रख सकते हैं। तो क्या हो गया सेंटेंस, इट इज़ मोहित whom रीता गेव द कीज टू। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ गया कि ये कैसे सेंटेंस चेंज हो रहा है, और ये टू जो है किसके लिए आया है, होम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट को भी ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो मॉडिफाई करता है या फिर क्वालिफाई करता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये। और ये भी वैसे भी तो एक नाउन ही है ना, ये जो है वैसे भी एक नाउन है, तो इसलिए इसको क्वालिफाई कर सकता है ये। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, ऑफ ऑल माई फ्रेंड्स, सभी मेरे दोस्तों में, मेरे जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों में, सी इज़ द वन हु आई कैन रिलाई ऑन, मेरे सभी दोस्तों में वही एकमात्र वही एक लड़की है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। रिलाई ऑन मतलब भरोसा करना, विश्वास करना। ठीक है, तो मेरे सभी दोस्तों में सिर्फ वही एक लड़की है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जो हु है यही हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर। तो सी इज़ द वन, और ये हु जो है, हु किसके लिए आया है, सी इज़ द वन, मतलब इस लेडी के लिए, मतलब इस लड़की के लिए आया है। सी इज़ द वन हु आई कैन रिलाई ऑन, जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। यहाँ पर भी देखिए प्रीपोजिशन लास्ट में हम यूज़ किए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हु क्या है, यहाँ पर हु जो है आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हु लिखा हुआ है। मैंने आपको कहा कि हु का यूज़ जो है हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के प्लेस पर ही कर सकते हैं, बोलचाल में ये चीज़ चलता है। लेकिन यहाँ पर हु आप कैसे समझेंगे कि यहाँ पर हुम होगा। देखिए, सी इज़ द वन ऑन हुम, यहाँ ऑन को आप पहले यहाँ पर रखें, ऑन हुम आई कैन रिलाई, जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ऑन पहले रखते हैं तो हुम लिखना आपको सही होगा, अगर हु रखते हैं तो यहाँ पर लास्ट में हुम, ऑन प्रीपोजिशन को आप लास्ट में रखिए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि किस तरह से रखना है। इस चीज़ को मैंने बताया, इसके पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ऑन को पहले रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, सी इज़ द वन ऑन होम आई कैन रिलाई, वो ये वही लड़की है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, ये तो ये वो एक लड़की है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑन ये आप यहाँ रखिएगा तो यहाँ हुम आपको लगाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन को लास्ट में रख रहे हैं, वहाँ पर यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव केस का भी रख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस का भी रख सकते हैं। सी इज़ द वन whom आई कैन रिलाई ऑन, आप यहाँ पर whom अगर रखते हैं तो भी ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, आप यहाँ पर whom भी रख सकते हैं और who भी रख सकते हैं, दोनों ही केसेस में ये सेंटेंस सही होगा, लेकिन प्रीपोजिशन को लास्ट में रखें, यही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये जो है फॉर्मल है, अगर ऑन को पहले करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा ही कुछ फॉर्मल हो जाएगा, जो कि अभी चलता नहीं है। ठीक है, तो हम लोग प्रीपोजिशन को लास्ट में रखेंगे और यहाँ पर who रखें चाहे whom रखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप रख सकते हैं यहाँ पर इस सिचुएशन में। ठीक है, अगर प्रीपोजिशन लास्ट में है तो। शिवानी फाउंड द पुलिस, इस सेंटेंस का खासियत क्या है, इस सेंटेंस का खासियत ये है कि इस सेंटेंस में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन जो है, अभी हम लोगों ने देखा रिलेटिव प्रोनाउन तो बाकी सभी चीज़ों के लिए यूज़ होता ही है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ जो है हम कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। कैसे, शिवानी फाउंड द पुलिस, पुलिस जो है हम एक नहीं मान रहे हैं, पुलिस जो है एक से ज़्यादा की संख्या में हम मान रहे हैं कि पुलिस जो है एक से ज़्यादा है। शिवानी फाउंड द पुलिस हु देन केम इन एक्शन, शिवानी ने पुलिस को फ़ोन किया। ठीक है, पुलिस को फ़ोन किया जो, तो यहाँ पर हु जो है ये जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है ये इसके लिए आया है, पुलिस के लिए। अब पुलिस जो है एक ग्रुप को दर्शाता है। ठीक है, ग्रुप GROUP,
ग्रुप को दर्शाता है। तो द पुलिस यहाँ पर ग्रुप है, या फिर आप फायर ब्रिगेड बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो शिवानी फाउंड द फायर ब्रिगेड, तो फायर ब्रिगेड में एक व्यक्ति नहीं होता है। उसी तरह से पुलिस जब होता है तो एक व्यक्ति को नहीं हम बोलेंगे, हालांकि एक व्यक्ति को भी पुलिस ही बोला जाता है, लेकिन ग्रुप को हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो शिवानी फाउंड द पुलिस या फिर द फायर ब्रिगेड who then came in action, तब जाकर वो एक्शन में आए। तो यहाँ पर हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ किस तरह से ग्रुप के लिए भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। और अभी हम देखते हैं इसके अगला स्लाइड। हाँ, तो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, तो हम इसको समझते हैं कि कैसे ये होता है। समझने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा, उस चीज़ को थोड़ा सा आप गौर से देखें। मैं जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन हम जानते हैं, तो रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन अपने पहले हमेशा आने वाले नाउन या प्रोनाउन जो होते हैं उसको ये मॉडिफाई करते हैं, मतलब उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो है वो क्या क्या चीज़ हो सकता है, तो एक रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो है जनरली हेल्पिंग वर्ब होता है, या फिर मेन वर्ब हो सकता है, या फिर दूसरा कुछ सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये जनरली ये वो सभी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ठीक है। कैसे, यहाँ देखिए, द स्टूडेंट्स विश्ड हिम whom we think was a musician। हम लोगों ने जिन्हें म्यूजिशियन सोचा था, उन्हें सभी स्टूडेंट्स ने विश किया। हो सकते हैं वो टीचर हों, ठीक है, प्रोफेसर हों। द स्टूडेंट्स विश्ड हिम whom we think was a musician। हमने जिनको सोचा था कि म्यूजिशियन हैं, वो उन्हें सभी विद्यार्थियों ने विश किया। तो यहाँ पर देखें, ये जो whom है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये whom जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन तो है, ये इसके पहले जो है हमारा ये जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। द स्टूडेंट्स विश्ड हिम, whom, तो ये whom इसी के लिए आया है, whom हम लोगों ने यूज़ कर लिया, ठीक है। वी थिंक, जैसे कि यहाँ पर वी थिंक देख रहे हैं, ये वी थिंक यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमारा हेल्पिंग, हमारा वर्ब जो है वो तो यहाँ है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो तो यहाँ पर है। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा बोल सकते हैं एक सब्जेक्ट है। इस तरह के सेंटेंस में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये आपका, इसको हम एक्स्ट्रा पार्ट बोल सकते हैं सेंटेंस का, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर इसको लेकर हम समझेंगे तो सेंटेंस सुनने में एक सही लगेगा, द स्टूडेंट्स विश्ड हिम whom we think was a musician, ठीक है, क्योंकि हम इसके साथ इसको रिलेट करके चल रहे हैं, whom we think, ठीक है। लेकिन ये असल में इसको हम इग्नोर करेंगे। इस तरह का सेंटेंस में हमेशा कोशिश करेंगे कि इसके बाद कुछ आपको ऐसा कुछ मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब, कुछ इस तरह से मिल जाए। लेकिन ये जो है इस तरह सब्जेक्ट कुछ रहता है, ये भी एक तरह से एक छोटा सा सेंटेंस है, वी थिंक। तो ये इसको आप इग्नोर करें। इसको हम लोगों को, इसको हम बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा पार्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट ये है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, इग्नोर करना है। अगर इसको आप इग्नोर करते हैं, ठीक है, ये रहेगा, ये लिखा जाना गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन इसको अगर आप इग्नोर करके देखें तो क्या होगा, तब आपको ये भले ही इसको क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन होम यहाँ पर आपको गलत लगने लगेगा कि होम यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि आप उनको इसके बाद रिलेट कीजिएगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स विश्ड हिम whom was a musician, नहीं, whom was a musician नहीं होता है। क्या होता है, who was a musician, यानी कि यहाँ पर am नहीं होगा, यानी कि ये होगा who, ठीक है, सब्जेक्ट किसका, तो ये हमारा सब्जेक्ट काम करेगा, ये सब्जेक्ट के लिए होगा, जो कि हमारा यही है, ठीक है। तो द स्टूडेंट्स विश्ड हिम who was a musician, या फिर ऐसे बोलेंगे, द स्टूडेंट्स विश्ड हिम who we think was a musician। यहाँ पर इस तरह का सेंटेंस जो है इस कंफ्यूज करने का काम करता है, ठीक है। तो इसके साथ अगर लेके चलिएगा तो आपको यहाँ पर होम लगेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट केस लगेगा। लेकिन अगर इसको आप इग्नोर करते हैं, जो कि मैंने कहा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको आप इग्नोर करके चलते हैं अगर, तो आप क्लियरली समझ पाइएगा। इसके साथ हमेशा हेल्प वर्ब को लेकर चलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होगा यहाँ पर, हु वॉज अ म्यूजिशियन,
ठीक है, हु वॉज अ टीचर, हु वॉज अ प्रोफेसर। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। द स्टूडेंट्स विज्ड हिम हु वी थिंक वॉज अ म्यूजिशियन। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा, हमारा सेंटेंस ये करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप आपको आप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रोहित मेट सीता हु ऑलवेज स्कोर हाई इन द क्लास। रोहित जो है सीता से मिला, ठीक है, जो अक्सर या हमेशा ही क्लास में हाई स्कोर करती है। तो यहाँ पर ये हु जो है ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये अपने पहले ये सीता जिसके पहले नाउन आ गया, जो आना था नाउन, ये प्रोनाउन आना चाहिए था, वो हमारा आ गया। इसके बाद देखें अगर आप तो रूल्स के हिसाब से तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, या फिर तो सब्जेक्ट हम लोगों ने देखा किस तरह से आया, और एडवर्ब ये है, ऑलवेज जो है हमारा एडवर्ब है, और ये एडवर्ब यहाँ पर आया है हु के बाद आया है। ठीक है, हु ऑलवेज स्कोर हाई इन द क्लास। तो ये जो है आप इसको एडवर्ब को भी आप इग्नोर करके आप आगे समझ सकते हो, समझने में आपको सुविधा होगा, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। रोहित मेट सीता हु स्कोर हाई इन द क्लास। ऑलवेज जो है ये सेंटेंस में बस इस चीज़ के लिए बता रहा है कि किस तरह से वो हमेशा, मतलब हमेशा वाला बात जो है उसको यहाँ पर कंफर्म कर रहा है कि हमेशा वो स्कोर हाई करती है, तो इसके लिए यहाँ पर ऑलवेज लगाया गया है। हालांकि इन सभी चीज़ों को आप इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो रॉन्ग है या फिर उसका प्लेसमेंट रॉन्ग है, नहीं, वो सही जगह पर है। बस आपको इसको इग्नोर करके आपको आगे लेकर आप जब सोचिएगा या फिर उसको लिंक करके चलिएगा तो उसको ऑटोमेटिक आपको समझ पाइएगा कि किस तरह से वो सेंटेंस सही होगा, और यहाँ पर हु लगेगा कि होम लगेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़। नेक्स्ट नंबर, राम इन्वाइटेड लता। राम ने लता को इन्वाइट किया, हु इज़ अ फेमस सिंगर, जो कि एक बहुत बड़ी सिंगर है, बहुत फेमस सिंगर है। तो राम ने लता को इन्वाइट किया, हु इज़ अ वेरी फेमस सिंगर, जो कि बहुत बड़ी एक सिंगर है। तो यहाँ पर हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, हु जो है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। और ठीक इसके बाद देखें वर्ब आ गया हमारा इसके बाद मेन वर्ब जो है वो आ गया, और यहाँ पर जो है ये आपका ये तो इस सेंटेंस के लिए ये वर्ब है, और इसके पहले जो नाउन आना चाहिए वो नाउन हमारा आ गया, ये रहा नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो आपको ये चीज़, ये फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो मैंने यहाँ लिखा है इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा कि नाउन या प्रोनाउन के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है उसके बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब या फिर कोई सब्जेक्ट रह सकता है, कोई सेंटेंस रह सकता है, या फिर कोई एडवर्ब भी रह सकता है। जनरली हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ही फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब जब आ जाएगा सेंटेंस में बीच में कुछ दूसरा चीज़ ढुक जाता है तो उसको लेकर प्रॉब्लम ना हो, इसको इसलिए मैं इन चीज़ों को बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो है वो आ गया। यहाँ पर यही मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, हु इज़ अ फेमस सिंगर। ठीक है, जो कि हेल्पिंग वर्ब ही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, शिवांग आइडेंटिफाइड अ गर्ल होम ही सॉ स्टीलिंग अ पेन। शिवांग ने एक लड़की को पहचान लिया जो कलम चुराते हुए जिसको उसने देखा था, मतलब शिवांग ने जिस लड़की को कलम चुराते हुए देखा था उस लड़की को शिवांग ने पहचान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर होम जो है हमारा ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके पहले ये नाउन, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट आ गया। ये सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट हमारा किसी काम का नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है ही जो है ये हमें इसी शिवांग के बारे में ही बता रहा है। ठीक है, शिवांग वही लड़का जिसने उसको चुराते हुए देखा था, तो ही जो है यहाँ शिवांग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम शिवांग जब लिखे ही हैं तो हमको इसको लिखने का ज़रूरत नहीं था, हालांकि ये लिखा जाना गलत नहीं है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिशनल सब्जेक्ट बोलेंगे, या फिर ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको एक्स्ट्रा बोल सकते हैं, जो भी बोलिए आप, लेकिन इसका यहाँ ज़रूरत नहीं था फिर भी ये आया है, और यहाँ पर आना इसका गलत नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, शिवांग आइडेंटिफाइड अ गर्ल होम ही सॉ स्टीलिंग अ पेन। तो ये जो है ये तो हो गया। अभी इस सेंटेंस में क्या सीखने वाली इंपॉर्टेंट बात है, ये सब अपने जहाँ पर सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर जो है शिवांग आइडेंटिफाइड अ गर्ल होम ही सॉ, जब उसने ऑलरेडी उस लड़की को चुराते हुए जब देखा था तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम उस समय उसने देखा होगा, और जब उस समय देख लिया तो इसका मतलब यहाँ पर जो लड़की दिखाई दे रहा है ये वही लड़की है, यानी कि पहले हम जिस चीज़ से मिल चुके हैं और दोबारा उसके बारे में बात करते हैं तो हम उसके लिए यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल जो है इंडेफिनाइट आर्टिकल नहीं बल्कि डेफिनाइट हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, जो कि द। ठीक है, तो क्या होगा, शिवांग आइडेंटिफाइड द गर्ल होम
ही सॉ स्टीलिंग अ पेन। हालांकि यहाँ पर आप इसका ज़रूरत नहीं है, ये सही जगह पर है, इसका लिखा जाना यहाँ पर गलत नहीं है, ये एकदम सही है। ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है उसके बाद आ सकता है। तो मैंने यहाँ पर यही बात बोला था कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब तो रहेगा ही, एडिशनल कोई सब्जेक्ट जो है वो आ सकता है, सेंटेंस के तौर पे आ सकता है, या फिर एडवर्ब भी आ सकता है, हम लोगों ने देखा है एडवर्ब। तो ये सभी चीज़ें आ सकती हैं, इन सभी चीज़ों को आपको एक एक करके याद रखना पड़ेगा और सबका एग्जाम्पल मैं थॉरली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या चीज़ देखना था, इस सेंटेंस में हम लोगों को फाइंड आउट करना था, वो ये कि यहाँ पर द गर्ल होगा ना कि ए गर्ल, क्योंकि हम उस लड़की से पहले भी मिल चुके हैं और वो शिवांग जो है उस लड़की को पहले भी देख चुका है चुराते हुए कलम, इसलिए दोबारा बात हो रहा है उसके बारे में। इसका मतलब यहाँ पर डेफिनाइट आर्टिकल द यूज़ होगा और बाकी सब जैसे है वो सही है। बस ये जो एक चीज़ है इसके वजह से सेंटेंस थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव और दमदार सेंटेंस बन जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखते हैं, पुलिस अरेस्टेड अ मैन whom the mob had beaten। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देखें, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया, whom the mob had beaten, जिसको भीड़ ने पीटा था। पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जिसको भीड़ ने पीटा था, whom the mob had beaten, जिसको उस भीड़ ने पीटा था। तो पुलिस अरेस्टेड whom a man, इस आदमी को, उस आदमी को, और उसी को भीड़ ने पीटा था। ठीक है, तो ये इसके लिए तो है ही। यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ तो, ठीक है, ये जो है फिर से हमारा एडिशनल सब्जेक्ट जो है वो आ गया। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट मतलब ये सब्जेक्ट के तौर पर जो है बताया जा रहा है, मतलब हम रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो है एडिशनल सब्जेक्ट हम लगा सकते हैं और हमने लगाया भी यहाँ पर। तो ये सेंटेंस हमारा सही है, पुलिस अरेस्टेड अ मैन whom the mob had beaten, जिसे उस भीड़ ने पीटा था। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ सही है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने ये सेंटेंस क्यों लिखा, क्योंकि इसमें एक चीज़ गलत है कि जब पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया, अ मैन whom the mob had beaten, जिसको भीड़ ने पीट दिया था, तो भीड़ ने उस व्यक्ति को पीटा, तो उस व्यक्ति को हम लोग पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा द यूज़ होगा। पुलिस अरेस्टेड द मैन whom the mob had beaten, जिसे भीड़ ने पीटा था, उस व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पर द लिखा जाना ज़्यादा सही रहेगा। ये आपका एरर में आ सकता है, ये यहाँ पर आर्टिकल में आपका ए या फिर एन ऐसा अगर लिख देता है, यहाँ पे पुलिस अरेस्टेड एन ओल्ड मैन, तो वहाँ पर एन ओल्ड मैन नहीं होता, द ओल्ड मैन होता। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, नो द पर्सन। ठीक है, वी नो द पर्सन ऑलरेडी, हम उस आदमी को पहले ही जानते हैं, इसलिए हम यहाँ पर द यूज़ करेंगे ना कि ए या फिर एन यूज़ करेंगे। ये बात आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पर क्या गलती हो रहा है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, रोहन किल्ड हूएवर केम इन हिज वे। यहाँ पर मैंने बताया था कॉम्पाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। कॉम्पाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में एवर हम लोग लगाते हैं इस तरह से, तो रोहन ने उन सभी लोगों को मार दिया जो उनके रास्ते में आए। रोहन ने उन सभी लोगों को मार दिया जो उनके रास्ते में आए। तो यहाँ पर जो बोलिए या फिर इसका मतलब जो हुआ, जो भी, ठीक है, जो भी उसके रास्ते में आया उस सभी को रोहन ने जान से मार दिया मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर हु एवर जो है ये कब यूज़ करते हैं आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर कि हु एवर, यहाँ पर अगर देखें सब्जेक्ट ये हमारा है, ये हमारा वर्ब है, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अपने पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। जब ऐसा कोई केस रहता है, जब हम यहाँ पर किसी नाउन को या फिर किसी प्रोनाउन को मेंशन करते हैं, तो वो जो सेंटेंस है ये सभी सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, डेफिनाइट कहलाएगा। डेफिनाइट सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि हम निश्चित होते हैं कि हम किसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, हम निश्चित होते हैं, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये इनडेफिनाइट कहलाएगा। इनडेफिनाइट सेंटेंस क्यों कहलाएगा, क्योंकि हम इसमें निश्चित नहीं हैं कि रोहन किसको मारा, तो हम उन सभी लोगों को बोल रहे हैं जो भी उसके रास्ते में आया। तो हम लोग निश्चित नहीं है कौन है वो सभी लोग, हम इनडेफिनाइट सेंटेंस ये है। और इनडेफिनाइट सेंटेंस जो होता है उसके पहले अगर इनडेफिनाइट सेंटेंस है और रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले अगर आपको वो सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन नहीं देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर ये इनडेफिनाइट के सेंस में आपको हु के साथ या कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसके साथ, मैं यहाँ पे लिख दूँ रिलेटिव प्रोनाउन जो है, इसके साथ में आपको एवर जो वर्ड है ये आपको लगाना पड़ेगा।
ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन जो रहता है उसके साथ आपको एवर लगाना पड़ेगा जब सेंटेंस इंडेफिनाइट होता है। रोहन किल्ड होम, तो रोहन किल्ड, वहाँ इंडेफिनाइट प्रोनाउंस पता ही नहीं है कौन है, तो जो भी उसके रास्ते में आया, तो यहाँ पर हु एवर यूज़ करेंगे, ना कि सिर्फ हु यूज़ करेंगे, नहीं, हु यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एवर जो है इसको ऐड करेंगे। कब? जब सेंटेंस इंडेफिनाइट हो, उसके मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आपका जो सब ये नाउन हो या प्रोनाउन जो हो, ये जब नाउन रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो है नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया रहता है, अगर वहाँ पर ये नाउन या प्रोनाउन मिस हो, तो इसका मतलब हम आपको जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसके साथ एक अलग से एक वर्ड एवर जो है वो लगाना पड़ेगा, और तब जाकर वो सेंस पूरा दे पाएगा। रोहन किल्ड हुएवर केम इन हिज वे, रोहन उन सभी को मार दिया जो भी उसके रास्ते में आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का जो क्लास है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैंने इसका एग्जांपल भी बता दिया कि किस तरह से एवर यूज़ करते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन का, और इसमें सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा एक एक करके कि कब जो है हम उसके आर्टिकल्स को किस तरह से सही तरह से यूज़ कर पा रहे हैं रिलेटिव क्लॉज के अंतर्गत, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि कब हम हु यूज़ करेंगे, कब हम हुम यूज़ करेंगे, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या फिर सब्जेक्ट जो है, या फिर छोटा सा एक सेंटेंस, या फिर हमारा एडवर्ब भी आ सकता है। तो हम किस तरह से सेंटेंस को समझेंगे और कैसे उसको हम यूज़ करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो चीज़ देखेंगे वो ये कि एक एक करके हम इन चीज़ों को समझेंगे कि हु का यूज़, मैं एक साथ पहले हु और हुम को एक्सप्लेन करूँगा, फिर से हुज को, फिर विच को, और फिर दैट को सिंगल करूँगा। तो आप इन चीज़ों को जब समझ ही रहे हैं तो काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझिए, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूँगा, आपके क्वेरीज़ को, आपके डाउट्स को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का क्लास बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का क्लास पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना है, अपने वीडियो को उन लोगों को तक पहुंचाना है जो बच्चे थोड़े से मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसको फाइनेंशियली वीक हैं और सब पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो वहाँ तक पहुँचाने में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे साउंड एंड हैप्पी। थैंक यू।